दोस्तों, सभी बेरोजगार साथियों को नमस्कार। आज हम संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि किस प्रकार संस्कृत की तैयारी अच्छे ढंग से हम कम समय में कर सकते हैं। चाहे वो एग्जाम आरपीएससी की हो, फिर चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो। एक क्लास 6 से संस्कृत शुरू होती है, वहां से लेकर के कॉलेज व्याख्याता की तैयारी हम संस्कृत भाषा में कम समय में किस प्रकार अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो बातें आज हम इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि संस्कृत भाषा। तो किसी भी भाषा के बारे में हम जब भी विचार करते हैं तो संस्कृत भाषा क्या है, उसका उच्चारण क्या है, उच्चारण हम करते हैं तो क्या निकलते हैं, ध्वनियां क्या है, इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और सबसे इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं तो भाषा के बारे में बात करते हुए सबसे पहली बात आती है भाषा में वर्णों की। अब ये परिभाषा वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण के बारे में हम बताते हैं कि भाषा की वह लघुत्तम इकाई या ध्वनि का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। इस हिसाब से विज्ञान की तरफ से हम इसको कह सकते हैं परमाणु। भाषा का वह परमाणु जिसके और खंडित या टुकड़े ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में हम वर्णों के बारे में सीखेंगे, वर्ण पर विचार करेंगे कि वर्ण क्या है, किस प्रकार वर्ण बने हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि वर्ण संस्कृत भाषा में कैसे बने हैं और किस प्रकार वर्णों को हम याद रख सकते हैं, किस प्रकार इसके विभाग बनाए गए हैं संस्कृत में, तो उन वर्णों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण। तो वर्ण संस्कृत भाषा में दो प्रकार के वर्णित किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत भाषा में वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। एक तीसरा प्रकार और भी है लेकिन वो उस समय हमारे कोई काम का नहीं है। हम इन दो वर्णों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस दो वर्णों के बारे में बात करने के बाद तीसरा वर्ण जो निकल के आएगा उसको हम अपने आप सीख जाएंगे। सीखने के लिए केवल इतना ही है, स्वर और व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहलाता है। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात आती है स्वर की। स्वर की क्या परिभाषा होती है, तो स्वर की संस्कृत भाषा में परिभाषा आती है स्वयं राजन्ते स्वरः। संस्कृत भाषा में स्वर की स्वयं परिभाषा दी हुई है, स्वयं राजन्ते स्वरः, यानी कि स्वयं यानी अपने आप, स्वयं से। और राजन्ते का अर्थ होता है उच्चरित और स्वरा का अर्थ होता है स्वर। इस हिसाब से परिभाषा निकल के आती है कि जो स्वयं उच्चरित होते हैं, जिनका स्वयं का उच्चारण होता है वो स्वर कहलाते हैं। जिनका स्वयं का उच्चारण होता है वो स्वर कहलाते हैं, स्वयं उच्चरित हो जाते हैं, या किसी दूसरे वर्ण की बिना सहायता के ही उच्चरित होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और स्वरों को भी किस प्रकार डिवाइड किया गया है ये हम आगे देखते हैं। देखो, संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं, दीर्घ, ह्रस्व, प्लोग। अब पहले हम देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो कुल मिलाकर के स्वर 13 होते हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से होते हैं, आज तक हम पढ़ते हैं हिंदी में, वही संस्कृत में स्वर है। जहां कैसे हम सीखते हैं पहली क्लास में, वही स्वर है, ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ली, ए, आई, ओ, औ, ये हो गए।
गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कुल मिला के 13 स्वर होते हैं। इन 13 स्वरों को दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण हमने कहा कि जो जिसके टुकड़े ना हो वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन में स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा निकल के आती है स्वयं राजन्ते स्वराः, यानी कि स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं। इन्हें किसी दूसरे वर्ण की बिना सहायता के भी उच्चरित या उच्चारण किया जा सकता है। इसके बाद स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर 13 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। और इन 13 स्वरों को पुनः 3 भागों में उच्चारण काल के अनुसार, किसी स्वर को उच्चारण करते समय कितना समय लगता है उस समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। अब उच्चारण काल क्या होता है ये हम आगे समझते हैं। हाँ, उच्चारण काल क्या होता है? उच्चारण काल का मतलब होता है किसी वर्ण को हम मुंह से बोलते हैं, ध्वनित होता है वर्ण, तो उसमें लगने वाला समय कितना है। जैसे हम ए को बोलते हैं ए, तो ए का उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगता है। जो ही हम आ को बोलेंगे आ, तो 2 मात्राओं का समय लगता है। और इसी को हम आ को थोड़ा लंबा, रमेश आ थोड़ा लंबा लेते हैं तो इसे प्लुत कहते हैं। और ये 3 मात्राओं का समय होता है। अभी तक हमने सीखा स्वर को मात्राओं के आधार पर या उच्चारण काल के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ए, आ। अब इसको हम कह सकते हैं ह्रस्व, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व कह सकते हैं। 2 मात्राओं का समय है उसको हम दीर्घ कहते हैं। और 3 मात्राओं का समय जहां लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम कह सकते हैं कि दीर्घ, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो उच्चारण काल से हमने देख लिया है, उच्चारण काल से हमने देखा है कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, 1 मात्रा का समय लगता है, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। तो हम बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की। पहला आता है अपना ए में 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा आता है ई, जिसको हम छोटी ई बोलते हैं। तीसरा स्वर है उ, देखो उ 1 मात्रा का समय लगा। तीसरा स्वर आता है री, चौथा। और 5वां आता है री। इन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्राओं का समय लगता है तो हम वर्णित करते हैं कि कौन कौन से स्वरों में 2 मात्राओं का समय लगता है। पहला हम देखते हैं आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। आगे बात समझ में? 5 ये हैं और 8 ये हैं। देखिए गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। 8 + 5 13 हो गए। अब बात आती है कि प्लुत स्वर कौन से होंगे।
13 स्वर बताए थे, 13 स्वर ये हो गए। तो फिर प्लुत स्वर कहां से आएंगे? तो प्लुत स्वर, हर स्वर के आगे हम अगर 3 का अक्षर लगा देते हैं, यानी कि 2 से अधिक मात्रा जब लगी हुई होती है तो वहां प्लुत माना जाता है। अगर हम ए के लगाएंगे तो ए प्लुत बन जाएगा, ई के लगाएंगे ई प्लुत हो जाएगा, इसी प्रकार री के लगाएंगे री प्लुत हो जाएगा। तो 3 मात्राओं का समय लगता है, तो वो क्या हो जाता है फिर आपका। हाँ, प्लुत स्वर का एक उदाहरण लेते हैं हम। देखो, सब उच्चारण करते हैं ओम, इसका उच्चारण करते हैं तो देखो ओ को हम लंबा खींचते हैं ओम, तो ये ओ है, ये प्लुत स्वर है। हिंदी का जो 3 लिखा जाता है वो इसका निशान लगाया जाता है, और हर स्वर के आगे हम 3 का निशान लगा करके लिख सकते हैं। जैसे राम आ, तो इसमें हम इसको लंबा करके बोलेंगे हे राम आ, इस तरीके से ये स्वर बन जाता है। वैदिक संस्कृत में ये ज्यादा काम आता है, अपने लौकिक संस्कृत में इसमें बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग मिलता है या प्रयोग मिलता है। अब हम बात करते हैं पुनः की भाषा में सबसे पहले वर्ण आते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब हमने स्वर के बारे में सीखा है कि स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। स्वर के कौन कौन से भाग होते हैं, तो हमने देखा है 5 + 8, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 13 प्रकार के स्वर होते हैं। ये 13 प्रकार के स्वर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, या किसको व्यंजन कहते हैं। स्वर की हमने परिभाषा दी, स्वयं राजन्ते स्वराः। इसी प्रकार व्यंजन की क्या परिभाषा होती है, व्यंजन हम किसे कह सकते हैं, तो बात करते हैं व्यंजन की। स्वर की परिभाषा थी स्वयं राजन्ते स्वराः। व्यंजन की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इस परिभाषा का निष्कर्ष ये है कि व्यंजन का उच्चारण, हम अकेले व्यंजनों का उच्चारण ना तो संभव है ना हम कर सकते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, और इसीलिए इसकी परिभाषा भी यही निकल के आती है कि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण कितने हैं संस्कृत भाषा में। मूल रूप से कोई कितना बताता है, कोई कितना बताता है, हमें मूल रूप से 33 वर्णों को याद रखना है। व्यंजन वर्ण है वो 33 होते हैं। 33 में कौन कौन से किस प्रकार विभाजित किए गए हैं वो हम आगे देखते हैं। देखो, पहला क, ख, ग, घ, ड़। दूसरा वर्ग आता है च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। अगला प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स, स,
अब देखिए वर्ण आपके सामने पहली क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि ये वर्ण होते हैं, लेकिन इनका डिवाइडेशन किस प्रकार भागों में बांटे गए हैं ये हमें पहली क्लास में नहीं सिखाया जाता। आज हम सीखते हैं और इन वर्णों से पूरी संस्कृत व्याकरण बनी हुई है। इन वर्णों का अगर हमें ज्ञान है तो हम आसानी से संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। व्यंजन वर्ण में पहला वर्ण आता है क, ख, ग, घ, ड़। कैसे लेकर के म तक इनका नाम होता है स्पर्श। इसको हम कह सकते हैं स्पर्श वर्ण। कैसे लेकर के म तक। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। च वर्ग में कितने हैं? 5। ट वर्ग में कितने हैं? 5। फिर त वर्ग में कितने हैं? 5। और प वर्ग में कितने हैं? 5। इनको वर्गों में बांटा गया है। क से ड तक हम क वर्ग बोल सकते हैं, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग और इसको त वर्ग और ये प वर्ग। ये पांचों वर्ग 5 × 5 यानी 25 वर्ण है, वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। 25 वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा है मुख के अंदरूनी भागों में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अगला आता है ये, रे, ले, व। इनको हम बोलते हैं अंतस्थ। इनका नाम है अंतस्थ। अब कुछ विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं या अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो वहां से है और ये रेलवे में कंफ्यूज होते हैं। बहुत से विद्यार्थी होते हैं। यहाँ पढ़ने में ऐसे लगता है कि ये बात सरल है, लेकिन बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं भी होता था। लेकिन इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, इनको ऊष्म क्यों कहते हैं, उनका कारण का पता हमें नहीं था। आज मैं आपको कारण बताता हूं इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं। यहाँ 2 शब्द है, अंतस्थ, अंत है और एक होता है थ। तो अंत का अर्थ होता है अंतिम। अंतिम वर्ण कौन से हैं? से है। और थ का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में प्रारंभ। तो क प्रारंभ वाले और अंत वाले के जो बीच में होता है उन्हें अंतस्थ कहा गया है। प्रारंभ वाले स्पर्श और अंतिम वाले ऊष्म, इनके मध्य में जो वर्ण होते हैं इनके मध्य में जो वर्ण होते हैं प्रारंभ, स्पर्श और मध्य में ये रेलव और अंत में आपके ऊष्म वर्ण। तो अंतस्थ नाम से ये नहीं परिभाषित करना है कि अंत वाले। अंतस्थ से हमारा तात्पर्य है मध्य वाले। मध्य किसके मध्य? स्पर्श और ऊष्म वर्ण के बीच में जो आते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या 4 है और इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण। इनको ऊष्म क्यों कहते हैं? जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं अपनी जिह्वा के आगे हाथ रख के उच्चारण करके खुद स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं हमारे मुख विवर से गर्म हवा बाहर निकलती है, जैसे से और है, तो गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। इस कारण इसको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। पुनः एक बार सुनते हैं। देखो व्यंजन कौन से हैं? वे जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण संभव नहीं है। जैसे इसको मैंने हलंत लिख रखा है, लेकिन इसका जब भी उच्चारण करूंगा ए अपने आप साथ आएगा, जैसे क, ख, ग। तो व्यंजन की परिभाषा तैयार हुई। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अभी हमें 33 याद रखने हैं। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो इन व्यंजनों में भी नहीं आते, स्वरों में भी नहीं आते, उनको अयोगवाय वर्ण बोलते हैं। वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि उनको अयोगवाय क्यों कहा गया है। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। 25 है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। 4 ऊष्म है, 4 अंतस्थ है। 33 वर्ण हो गए। इसके आगे की स्लाइड हम देखते हैं कि
वर्ण और कौन से शेष बचे हैं जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है। हाँ, तो पहले हमने देखे नंबर 1 पर स्वर, नंबर 2 पे हमने देखे व्यंजन। अब हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि स्वर कितने हैं, 13। 13 में से कैसे हैं 5 प्लस 8। व्यंजन कितने हैं 33। 33 में से कैसे हैं 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 वर्ण ऊष्म। 33 और 13 होते हैं 46 वर्ण हो गए। अब बात करते हैं, एक विभाग संस्कृत में और होता है वर्णों का, इसको हम बोलते हैं अयोगवाय। अयोगवाय शब्द का अर्थ होता है योग, का अर्थ होता है जोड़ना। जितने हमने वर्ण पढ़े हैं पीछे सारे योग होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे क में मैं ए जोड़ सकता हूं, क पूरा बनता है, आ जोड़ सकता हूं, का बन जाएगा, यानी इनका मिलाप हो जाता है, योग होता है। और अयोग का अर्थ होता है जो जुड़ते नहीं है, स्वयं अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अनुस्वार। सबसे पहले बात करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार जहां भी लगा हुआ होता है, जैसे मैं बिंदु के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, ये किसी में जुड़ता नहीं है, अपने आप को स्वयं को दिखाता है, इसलिए इसे अयोगवाय कहा है। 2 नंबर पे आता है विसर्ग, जिसको 2 बिंदु से निरूपित करते हैं। ये विसर्ग भी अपने आप को दिखाता है कि हाँ भाई मैं मौजूद हूं। और हाँ, संधि के कारण इसका रूप परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, तो इसको भी अयोगवाय इसलिए कहा गया है। तीसरा आता है जिह्वा मूल। इसका उच्चारण भी जिह्वा मूल होता है। जब क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग के रूप में ये विद्यमान होता है। क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग के रूप में इसे दिखाया जाता है, इसका भी योग नहीं होता है, इसलिए इसे अयोगवाय कहा है। नंबर 4 पे आता है उपु मानिए, इसका भी योग नहीं होता है, और ये पे और फे के बीच दिखाया जाता है, इसे भी अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा में। देखिए मौलिक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 13 प्लस 33 प्लस 4। संस्कृत भाषा में कुल 50 वर्ण मौलिक संस्कृत में दिखाई देते हैं। 50 वर्णों का ये 50 वर्णों की एक क्लास थी। इस क्लास में हमने सीखा है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने प्रकार जाने, प्रकार जानने के बाद में वर्णों का क्या विभाग है, किस विभाग से कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, 25 वर्णों को कैसे मैं तक हम लिख सकते हैं, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श होते हैं, ये अंतस्थ होते हैं, और से ऊष्म होते हैं। और इसके बाद अनुस्वार बिंदु के रूप में दिखाई देता है, विसर्ग है वर्ण के आगे बिंदु के रूप में दिखाई देता है, जिह्वा मूल क और ख के बीच में दिखाया जाता है, उपुध्मानीय प और फ के बीच में दिखाया जाता है। ये इतने वर्ण अगर हमें कंठस्थ आते हैं तो वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द। अब हम शब्दों की चर्चा करेंगे। बड़ा ही फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो जान पाएंगे किस प्रकार एक वर्ण से शुरू करके हम संस्कृत के आधुनिक जो संस्कृत चल रही है उसकी व्याकरण तक हम किस प्रकार जा सकते हैं, और फिर व्याकरण हमारी समझ में आएगी, दिमाग में आएगी कि हाँ व्याकरण होती क्या है। मूल रूप से वर्णों का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब बात करते हैं शब्दों की, कि शब्द है वो कैसे निर्मित होते हैं और किस प्रकार हम शब्दों का
विभाग कर सकते हैं संस्कृत में। बड़ी सरल भाषा है, सब कठिन कठिन बोल करके इसकी कठिनाई को सब लोगों ने बढ़ा दिया है, लेकिन इतनी कोई कठिन नहीं है। संस्कृत है पूरे विश्व में मौजूद सभी भाषाओं में अच्छी भाषा है और सबसे सरल भाषा है। अगर इसको हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, छोटी छोटी बातें अगर 1 घंटे की क्लास हम ले लेते हैं तो आपकी संस्कृत पूरी दिमाग में आएगी। यहाँ की संस्कृत में हमें करना, हाँ, हमने वर्णों को देखा, वर्णों के बाद में शब्द कैसे निर्मित होते हैं इसके बारे में पहले हम सुनते हैं। देखिए, वैसे तो शब्द को वर्णों का योग शब्द कहलाता है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वर्णों का योग शब्द कहलाता है तो एक उचित शब्द की उचित परिभाषा नहीं हुई भाई, क्योंकि मैं क और ख ग को जोड़ दूं तो क्या ये शब्द हो गया? नहीं, ये शब्द नहीं हुआ। क ख ग ये कोई शब्द नहीं हुआ। हाँ, कूट भाषा में इसे शब्द हम कह सकते हैं, जो आधुनिक रीजनिंग में आती है उसमें इसे हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन भाषा में इसको हम शब्द नहीं कह सकते। तो भी शब्दों की परिभाषा क्या होती है, तो हम शब्दों की परिभाषा के बारे में जानते हैं। हाँ, शब्द की क्या परिभाषा होती है? वर्णों का सार्थक संयोजन। कोई भी वर्ण है, जो हमने वर्ण 50 पढ़े हैं, उनका सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। वर्ण अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो उनका कोई न कोई अर्थ निकलेगा, तब ही वो शब्द में निरूपित होंगे। तो ये इसकी शब्द की परिभाषा है, वर्णों का सार्थक संयोजन ही शब्द कहलाता है। अब किस प्रकार संयोजन हो, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं। मैंने एक नाम लिखा कपिल। अब कुछ विद्यार्थियों की तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कपिल में कितने वर्ण हैं, कपिल में कितने वर्ण हैं, और यही विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, हिंदी में पूछ लेते हैं, संस्कृत में पूछ लेते हैं कपिल में कितने वर्ण हैं। यूं तो हमें कपिल में 1 2 3 वर्ण दिख रहे हैं, ऑप्शन में अगला दे देता है 3 है, 4 है, 5 है, कितने एग्जिट कितने होने चाहिए, ऑप्शन मान लो मैंने 1 और भर दिया 6 है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि कितने वर्ण है, किस प्रकार है। तो अब हम देखते हैं क, तो क के अंदर 2 है, क प्लस ए। इसके बाद आता है पे में स्वर मिला हुआ है ई, और इसके बाद आती है बात ले की, ले में भी ए मिला हुआ है। अब हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ण हुए? 6। अब साधारणतया सीधी व्याकरण पढ़ी है जिन्होंने, सीधी रटत विद्या से कारिकाएं याद करने शुरू कर दी है, समझा नहीं है कारिका को, तो वो अनर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमें सीखना है कि किस प्रकार वर्ण आपस में जुड़ करके सार्थक शब्द बनाते हैं, और उन शब्दों का वर्ण विच्छेद क्या हो सकता है, किस प्रकार शब्द में कितने वर्ण मिले हुए हैं। तो अब हमने देखा कपिल में 6 वर्ण है, जबकि दिखने में हमें 3 दिख रहे थे। आइडिया लगे 4 5, यहाँ आइडिया काम नहीं करता है। ये वैज्ञानिक ढंग से भाषा लिखी गई है और वैज्ञानिक ढंग से इसका विच्छेद होता है, उसके अनुसार पता चलता है कि इसमें वर्ण में कितनी है, वर्णों की संख्या क्या है। अब हम आगे बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण संस्कृत में क्या है। हाँ, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में हम कहते हैं, बात आई शब्द की, तो हमने वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया था? स्वर और व्यंजन। तो संस्कृत भाषा में यही 2 शब्द होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। किस प्रकार होते हैं? एक होता है स्वरांत और दूसरा होता है व्यंजनांत।
यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जिस शब्द के अंत में स्वर हो वे स्वरांत कहलाते हैं, जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो वो व्यंजनांत कहलाते हैं, और इनका भी अलग अलग फिर विभाजन होता है। जैसे स्वर में है ऐसे अंत होने वाले एकारांत कहलाते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। आप अगर इस प्रकार धैर्य से मेरे साथ बने रहेंगे, समय लगेगा लेकिन पढ़ी हुई चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जीवन में कभी भी कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके दिमाग में सटीक ऐसे बात जाएगी, स्थिर हो जाएगी जैसे कि कंप्यूटर में लिखी गई है। आपको नींद में भी पूछा जाएगा तो आप कंठस्थ रहेगी कि हाँ ये बात मेरी पढ़ी हुई है, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूं। तो संस्कृत भाषा में शब्दों का दो प्रकार से वर्गीकरण मिलता है, एक होता है स्वरांत, दूसरा होता है व्यंजनांत। स्वरांत शब्दों का भी विभाजन किया हुआ है और वो विभाजन इस प्रकार है, ऐसे अंत होने वाले एकारांत कहलाते हैं। इसी प्रकार आ से अंत होने वाले आकारांत, ई से अंत होने वाले ईकारांत, फिर ई से अंत होने वाले ईकारांत। अब एकारांत में प्रधान रूप होता है, जैसे हम लिख सकते हैं राम, श्याम, दिनेश। इस बात को हम समझेंगे एकारांत क्यों कहते हैं। देखो एकारांत राम में क्या मिला हुआ है, ए। शब्द का अंत किससे हो रहा है, ऐसे। इसी प्रकार श्याम का अंत किससे हो रहा है, ऐसे। इसी प्रकार दिनेश, से में क्या मिला हुआ है, ए। तो ये एकारांत शब्द हो गए। तो पहले स्वरांत में पहला एकारांत, फिर आता है आकारांत। तो आ से अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आकारांत। जैसे रमा, दीक्षा, साला। देखिए मैं में क्या मिला हुआ है, आ, तो ये आकारांत हुआ। क्षा में क्या है, आ। ला में क्या है, आ। तो ये आकारांत शब्द है। इसके बाद आता है इकारांत, जैसे मति, जैसे बुद्धि, जैसे कवि। इसी प्रकार इकारांत है नदी, नर्तकी, अब इनमें भी तय में क्या मिला हुआ है, ई। छोटी ई है तो हम इसको इकारांत कह सकते हैं। बुद्धि में ई, कवि में ई, और नदी में बड़ी ई, नर्तकी में बड़ी ई। अब हम ये समझ चुके हैं कि ऐसे अंत होने वाले आकारांत कहलाते हैं। आ से आकारांत और ई से इकारांत, ई से फिर इकारांत। इसी प्रकार क्रम से उकारांत, रीकारांत, लृकारांत। इसी प्रकार ए से एकारांत, ओकारांत, औकारांत ये शब्द चलते हैं। तो पहले हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा, क्या देखा, वर्णों का सार्थक संयोजन शब्द कहलाता है। शब्द कितने प्रकार के, स्वरांत और व्यंजनांत। और स्वरांत और व्यंजनांत होने के बाद स्वरांत में अलग अलग विभाग हैं। एकारांत, ऐसे अंत होने वाले, आकारांत, आ से अंत होने वाले, इकारांत, ई से अंत होने वाले, और फिर इकारांत, ई से अंत होने वाले। इसी प्रकार व्यंजनांत, व्यंजन से अंत होने वाले शब्द। जैसे मैं शब्द बना देता हूं, शब्द लिखता हूं सरस। सरस में देखो स में ए नहीं मिला हुआ है तो ये शब्द हो गया सैकारांत। इसका वर्गीकरण होगा सैकारांत। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं विद्वत, तो तय से विद्वत में तय हलंत है तो ये तैकारांत हो गया। आगे की स्लाइड लेते हैं। देखो यहां तक हम ये समझा हमने कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत, व्यंजनांत।
और व्यंजनांत में हमने देख लिया, व्यंजन से अंत होने वाले व्यंजनांत कहलाते हैं, स्वर से अंत होने वाले स्वरांत कहलाते हैं। आगे इसका फिर पुनः विभागों में संस्कृत में बांटा हुआ है। तो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि पुनः एक बार देखते हैं, शब्द, शब्द में पहला आया स्वरांत, दूसरा आया व्यंजनांत और इसमें पुनः एकारांत, आकारांत, इकारांत, इसमें फिर देखते हैं तकारांत, मैकारांत, सकारांत। ये डिवाइडेशन हमारे दिमाग में होने के बाद इन शब्दों को पुनः स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में बांटा गया है। जैसे ए को हम लिख सकते हैं एकारांत पुल्लिंग। अब ऐसे अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द में जैसे राम, संस्कृत में लिंगों का भी निर्धारण भी किया गया है, 3 लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग। और इसी को आगे बढ़ाएं तो एकारांत, नपुंसक, फल। अब बात आती है एकारांत स्त्रीलिंग। तो एकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, संस्कृत में नहीं है। एकारांत पुल्लिंग है, एकारांत नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे आकारांत, तो पुनः इसको हम बांटेंगे आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का तकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, मैकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो आज हमने शुरू की थी संस्कृत वर्ण से और हमने शब्दों का डिवाइडेशन देखा है, शब्द कौन कौन से मिलेंगे कल इसी समय, और हम पढ़ेंगे शब्दों का प्रधान रूप। तब तक के लिए आपको पुनः नमस्कार। आप अगर हमारे साथ संस्कृत में बने रहेंगे तो आने वाले 45 दिन में, ज्यादा नहीं है 45 दिन में, संस्कृत के जो शास्त्र चलते हैं वो भी सारे इसी शब्द रूपों पर आधारित है। संस्कृत में सीखने के लिए वर्ण है, वर्णों से शब्द कैसे बने हैं, शब्दों का वर्गीकरण कैसे है, ये सीखना सबसे पहले जरूरी है। ये हमें समझ में आ गया तो फिर संस्कृत आसानी से आप पता लगा सकते हो कि लिखा क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।